आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा की खास पेशकश एक मुलाकात। और आज मुलाकात एक बार फिर उस शख्सियत के साथ जिसका आप महीने भर इंतज़ार करते हैं। अब तक हमने आपसे उनकी 2 मुलाकातें कराई और लगातार हमसे हमारे नाजरीन की गुजारिश रही कि हमें और ज़्यादा मुलाकातें करनी है, उनसे और कुछ जानना है। ये जानना है कि इस दुनिया को और इस मुल्क को हम बेहतर बनाने में कैसे अपना कंट्रीब्यूशन, कैसे अपना योगदान और क्या अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं, हम उनसे वो सीखना चाहते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम आज आपकी एक बार फिर से मुलाकात कराने जा रहे हैं जनाब रिजवाना दातिया साहब से। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका और बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। तो दलाई लामा ने हाल में ही कहा है कि दुनिया को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा फेमस या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पीस मेकर्स की ज़रूरत है। उन लोगों की ज़रूरत है जो मोहब्बत करें, जो अच्छाई के रास्ते पे चलें। लेकिन जब हम रिजवान साहब की बात करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो सक्सेसफुल भी हैं, फेमस भी हैं और साथ साथ एक पीस मेकर भी हैं। एंड अबव ऑल, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ही इज़ अ गांधीयन, क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी खुशी की बात हो जाती है और पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया। तो रिजवान साहब, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बात से कि अभी हाल में ही जो आपकी पूरी फाउंडेशन है, रिजवाना दातिया फाउंडेशन, उसने 7 लाख से ज़्यादा लोगों की मदद की। उसके अलावा आपको 31 अवार्ड्स मिले, आप पर मूवी भी बन रही है। आप लगातार दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में अपनी मेहनत करें। चलिए, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, खुदा ने आपको नवाजा भी है। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जिसके अपने स्ट्रगल्स हैं, वो कैसे क्या कर सकता है आपसे सीख के कि दुनिया भी बेहतर बने और उसकी ज़िंदगी भी बेहतर बने? देखो, बचपन में मैं भी गरीब ही था। जब हमारा बचपन था गुजरात के अंदर, पोरबंदर, जैसे आपने बोला गांधीयन, बिकॉज मेरा जन्म गांधी जी के गांव में हुआ है। बट बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि बड़े बड़े ड्रीम्स करो, बड़े बड़े लाइफ के एम रखो, क्योंकि कुदरत ने बहुत सारी अंदर शक्तियाँ दी है। तो जितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिले, वही अपॉर्चुनिटी को हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी गिन के अपना बेस्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते। जैसे मैं बना हूँ, जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, मैं 10th फेल हूँ, कुछ एजुकेशन का भी कोई हमें सपोर्ट मिला नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। बट बड़े बड़े ड्रीम्स, ईमानदारी और हार्ड वर्क की वजह से आज ये लेवल पे हम पहुँचे हैं। तो मैं आपके दर्शकों को भी यही चीज़ मैं शेयर करूँगा आप सबके साथ। जी, और हेल्थ एंड एजुकेशन इस दुनिया में, और ख़ास तौर से जब हम अपने मुल्क का रुख करते हैं रिजवान, तो सबसे बड़ी एक कहा जाए बुनियादी 2 ज़रूरतें हैं। आपको लगता है कि उसके लिए मौजूदा सरकार काम उतना कर रही है जितना करना चाहिए, और उसके लिए आम आदमी क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखो, सरकार अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, बट हर एक इंसान को इंडिविजुअली इसके ऊपर देखना है। क्योंकि आज देखते जो वर्ल्ड की जो हालात है, आज क्यों लोग इतना बीमार पड़े, बिकॉज इतना स्ट्रेस है, इतना फ्रस्ट्रेशन है लाइफ के अंदर, इतनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस है। तो सरकार जितना काम करे और NGOs या पर्सनल लेवल पे लोग इतना काम करें, बट नीड बढ़ती जा रही है। तो जो काम करने का है ना, वहाँ लोगों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए बोलते हैं ना कि वो जो हेल्थ केयर, वो हेल्थ केयर नहीं है, वो हेल्थ सिक केयर है। जो मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है वो सिक केयर है, वो हेल्थ केयर नहीं। हेल्थ केयर होती है वो इंसान को खुद को ध्यान रखने का है। हर चीज़ के अंदर पेशेंस से काम लेवे या थोड़ा समझ शक्ति से काम लेवे, तो बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस से इंसान बच सकता है। वहाँ हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। जो हमारा फाउंडेशन जो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, मटेरियल सपोर्ट के साथ साथ हम लोग पीस ऑफ माइंड, इनर हैप्पीनेस एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। और हेल्थ इज रियल वेल्थ। बिल्कुल। और जो एक माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट होता है, उसके लिए आप लगातार काम करें। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। एक बार एजुकेशन का रुख करते हैं रिजवान। रिलीजियस एजुकेशन, हमारे यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर रिलीजन, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, हर रिलीजन अच्छी टीचिंग देता है। हर रिलीजन सबसे पहले एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है, वो रिलीजन होता है इंसानियत। तो ऐसे में मजहबी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, जैसे अभी आपने देखा भी होगा कि हायर एजुकेशन की लड़ाई चल रही है JNU की तरफ से कि मतलब फीसेस मत बढ़ाइए, क्योंकि एक हायर एजुकेशन वो जरिया होती है जो इंसान को एक गरीब से अमीर बनाने में
मदद करता है? कितनी इंपॉर्टेंस है इन एजुकेशन की? देखो, एजुकेशन आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एजुकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का एजुकेशन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे बड़े बड़े लोग वो बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत कुछ प्रोग्रेस कर लिए है, बहुत बैंक बैलेंस भी बढ़ा ली है, बट हेल्थ वाइज आप देखे जावे तो बहुत सारी बीमारियों या बहुत सारी हेल्थ की चैलेंजेस से पास हो रहे हैं, वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं। आज हमें पता है 10 मिनट्स आप वॉक करो, 10 मिनट्स आप योगा करो या 5 मिनट मेडिटेशन करो, बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आज दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, चलो दुनिया की तो बात ही हम नहीं कर सकते, बट हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो हेल्थ अपना ये योगा या मेडिटेशन या वॉक या जॉगिंग के ऊपर फोकस करें? हाँ, बहुत कम, बहुत मिनिमम। आज मैं मेरी बात करूं तो बचपन से आज तकरीबन नहीं तो 35-40 साल हो गया होगा मैं रेगुलर वॉक करता हूँ। अच्छा, कितनी देर? आधा घंटा मिनिमम होता है। हाँ, तो इतना वक्त तो हर एक निकाल सकते हैं। हालांकि मैं तो सब बहुत सारी चीजें करता हूँ जो मैं आगे बताऊंगा, और लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ का एजुकेशन। जो बॉडी माइंड सोल तीनों के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तीनों इंटरकनेक्टेड है, बट तीनों की जो बोलते हैं ना करने की अलग है। जैसे हम बात करें बॉडी, तो बॉडी को चाहिए अपना क्या बोलते हैं योगा या फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक या वो जॉगिंग, और खाने पीने के अंदर थोड़ा ख्याल। हम लोग माइंड की बात करें, माइंड का जो होता है तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उनको डेवलप करो, आपके विजुअलाइजेशन को आप यूज करो, ताकि वो प्रेयर्स करो ताकि आपके माइंड को आप कंट्रोल कर सको अपने हाथ में। और दूसरा जो होता है वो होता है सोल, आत्मा। आत्मा का जो खुराक है वो प्रेयर्स है, मेडिटेशन है या मानवता की सेवा है, जिसे हमारा आत्मा अपलिफ्ट होता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। खल्क इंसानियत नहीं बल्कि खिदमत खल्क हर मजहब कहता है, कुरान में भी इसका बार बार जिक्र आता है और ये कहा जाता है, गीता में भी है, बाइबल में भी है, और साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है रिजवान के जो इंसान को किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है और उसके बाद जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उससे ज्यादा खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम क्यों इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं? हम क्यों नहीं आप जैसे लोगों से सीख पा रहे हैं? देखो, ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट, आपका सवाल बहुत राइट है, क्योंकि आज वो है ना बचपन से संस्कार मिलने चाहिए। क्योंकि आज हम बचपन से सेवा कर रहे हैं तो वो हमारे माँ बाप के, हमारे गुरुजी के वो संस्कार थे जिनके ऊपर हमने सीरियसली लेके हमने जीवन में उन चीज़ को समझा। तो आज मैं तकरीबन 15 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था मानवता की सेवा। आज 33-34-35 साल हो गया, आज भी मानवता की सेवा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमने इंडिया में फाउंडेशन खोला, मैं 33 साल से अफ्रीका में रह रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरा दिल हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, और मैं हर महीना आता हूँ 1 हफ्ते के लिए और अपने देशवासियों की सेवा करता हूँ। क्यों करता हूँ? मुझे नहीं चाहिए मैं टीवी में आऊँ, मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मुझे खुशी मिलती है, और एक तरह का मुझे रियलाइज होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बना के एक पर्पस के साथ भेजा है, तो मेरी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए। We receive to give. Yes, we receive to give. जैसे कहता है ना कि ईश्वर देता है भूल जाता है, वो इंसान लेता है भूल जाता है, बट हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें इसके लिए देता है कि हम आगे पास करें। बेशक, बेशक। बट आज थोड़ा डिफरेंट वर्ल्ड चल रहा है। और रिजवान, मैं आपका ही कहीं पे कोट पढ़ रही थी या सुन रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक डिवाइन स्ट्रक्चर है। लेकिन आज जब हम सियासत की बात करते हैं, और मेरा कहने का मतलब है हम सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो भी हमें फायदे नुकसान होते हैं अपने मुल्क की वजह से होते हैं, तो हमारी पहली कंसर्न हमारा मुल्क होता है। तो सारे सियासतदान तो नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद सियासत की दुनिया में खिदमत ना करने की जगह अपने इख्तिदार के लिए, अपनी ताकत में इजाफा के लिए, अपने आराम और आसाइश के लिए करते हैं। तो वो जो डिवाइन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है जिसकी आप बात करते हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यस, इट्स ए ट्रू। जो मैं बताता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है वो एक डिवाइन स्ट्रक्चर है, जो भगवान या अल्लाह ताला की रहमत से बना है वो स्ट्रक्चर। और जो हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो भी लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं, ऐसे हम दे सकते हैं, उन लोगों को एक टाइटल दे सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, बिकॉज वो स्ट्रक्चर के हेड है जो रिस्पॉन्सिव। और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होनी चाहिए कि अपने देशवासियों, क्योंकि हम सारी क्रिएशन भगवान या अल्लाह की है, बेशक, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो
जो उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। और जो लोग टैक्स भरते हैं, अभी आज बात करते हैं हम रिलीजियस, जो भी धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर टैक्स का कॉन्सेप्ट है। जी जी। और हमारा ये पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी टैक्स का स्ट्रक्चर है। और तीसरा हम बात करें तो एनजीओ, मानवता की सेवा, उसके अंदर भी टैक्स का स्ट्रक्चर है। इसके लिए कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर तीनों जगह पे सेम है। वो तीनों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिवाइन स्ट्रक्चर हम बोलते जाते हैं। धर्म स्थल की बात करते हो तो भगवान या अल्लाह का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ लोग जाते हैं अपने टैक्स, अपनी कमाई में से जो भी देते हैं, तो वो पैसे, ज़कात हो या फिर खुम्स हो या फिर और मजहबों में जो भी अपने अपने हिसाब से होता है, तो वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डिवाइन पैसा है, डिवाइन मनी है या डिवाइन रिसोर्सेज है, जिनको इंसानियत के ऊपर काम करना चाहिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, रादर देन ये पैसे को मिसयूज या दूसरी जगह पे यूज कर। सेम थिंग पॉलिटिक्स का भी है कि पॉलिटिक्स एक डिवाइन स्ट्रक्चर है वो, और आप पॉलिटिक्स के अंदर आप हो और कोई भी लीडरशिप में हो, तो आपका जो कॉन्सेप्ट वो सेवा का होना चाहिए, जहां से आपको खुशी मिले, जहां से आपको सुकून और शांति मिले। और आज हम दुनिया की बात करें, दुनिया में देख रहे हैं, हमारे देश में देख रहे हैं बहुत सारे लीडर्स। अजय, यू हैव रेड अ लॉट रिजवान, साइंटिफिकली भी आपने फॉर्मल एजुकेशन ना ली हो, लेकिन आपको जो एक नॉलेज, जो एक विजडम होती है, ये एक आपका अपना अचीवमेंट है, आपकी अपनी कमाई है। क्या आप हमें साइंटिफिकली ये बता सकते हैं, हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को, कि जब हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो बॉडी में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है जो हमें एक वैसी खुशी देता है जो किसी और काम में नहीं मिलती? जी देखो, साइंटिफिकली बात करें तो अपनी जो इम्यून सिस्टम है वहाँ हमें बेनिफिट होता है, और हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और हर चैलेंजेस के सामने आप लोग आप पेशेंस रख सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ होती है सेवा की भावना से, ये साइंटिफिकली है। आज हमारी लाइफ में भी आप मूवी देखना, अभी हम लोग जनवरी 24 को रिलीज़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हिंदी में ये जो मूवी है मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है, और 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है। वहाँ आप देखोगे कि हमने कितनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए। हम 3 बार तो हीरो से 0 हो गए, बट फिर भी हमारे फेस के ऊपर स्माइल कम नहीं हुआ था। जब भी आते थे तभी भी स्माइल वही मेंटेन रखा, जब भी गया तभी मेंटेन रखा। तो वो जो साइंटिफिकली जो हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमें जो पावर मिलता है ना, वो सेवा की वजह से और लोगों की दुआ की वजह से मिलता है। हमें पता नहीं चलता है कहाँ कौन लोग कैसी दुआ करते हैं हमारे लिए। बहुत अच्छी बात। तो वो सेवा के अंदर हम, और ज़्यादा सेवा के अंदर आपको बेनिफिट चाहिए तो ऐसी जगह पे सेवा करो जहाँ लोग तुम्हें नहीं जानते। जो हम लोग गाँवों के अंदर जाके, हमारी टीम जाके, मैं पर्सनली जाके अफ्रीका के अंदर या इंडिया के अंदर, मैंने बहुत विलेजेस मैंने इंडिया के अंदर भी विजिट किए, खास सेवा की मकसद की वजह से। जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ मेरे फैमिली वाले मुझे बोलते थे ये तो बहुत रिस्की जगह थी, फिर भी तू गया था। मैं गया था, मेरा खुदा मेरे साथ था। हाँ। क्योंकि मैं जो गया था वो अच्छे काम के लिए गया था, अच्छे लोगों की सेवा करने के लिए गया था। तो सेवा के अंदर बहुत सारे आपको साइंटिफिकली बेनिफिट होता है जो आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हो, और बहुत सारे बेनिफिट ऐसे भी होता है ना, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा रिजवान, अगर हम आगा खान फाउंडेशन की बात करें, आप उससे जुड़े हुए हैं, और आगा खान फाउंडेशन बहुत कुछ कर रहा है और मजहब की बिना से ऊपर उठ के कर रहा है। मतलब इफ दे आर हेल्पिंग पीपल, वो उनका रिलीजन चेक नहीं करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो आगा खान फाउंडेशन से आपने कितना सीखा, और जो आपकी अपनी RAF फाउंडेशन है वो क्या कर रही है, ये भी हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। देखो, हिज हाइनेस आगा खान जो है वो हमारे स्पिरिचुअल लीडर है, हमारे धर्म गुरु है, हम इस्माइली आगा खानी है। तो वो हमें बचपन से ही हमें सिखाते हैं मानव सेवा के ऊपर। हमें कभी नहीं सिखाते कि, क्योंकि हमारे इस्माइली दुनिया के अंदर 1.5 से 1.25 करोड़ लोग हैं हम एक फैमिली की तरह, क्योंकि हमारा धर्म गुरु पूरी दुनिया में एक ही है। लेकिन वो हमें सिखाते हैं कि मानवता की सेवा के ऊपर फोकस करो। वो नहीं देखो कि ये हमारा इस्माइली है, हमारा खोजा है या हमारा मुस्लिम है, नहीं, आप जहाँ भी सेवा करो मानवता। क्यों? वो खुद भी कर रहे हैं। आज उनके, आप आगा खान फाउंडेशन के आप देखो तो तकरीबन 35 से ज़्यादा कंट्रीज में उनकी ऑफिस है, और करोड़ों लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, और खुद भी 82 की एज में आज इतना इन्वॉल्व है। तो हमारा धर्म गुरु है, और हमें बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, और हमारे माँ बाप का भी संस्कार वही होता है मानव सेवा के ऊपर ही।
और हमें बचपन से ही हमें ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कि नहीं रियल में, और कुरान में तो बहुत बार लिखा है, एक जगह पे एक आयत में तो वहां तक खुदा ने लिखा है कि एक इंसान की भी सेवा करोगे तो सारी इंसानियत की सेवा करने जैसा जितना आपको फायदा मिलेगा। और एक भी बेगुनाह को मारा तो तुमने पूरी इंसानियत का मारा, इतना गुनाह है। बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया, और ये आयरनी है और कुछ हालात हैं कि उसके बाद भी इस मजहब पे भी लोग सवाल उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। लेकिन वक्त है, लोग समझेंगे, क्योंकि हर मजहब अच्छी बात बताता है। फिर जैसा कि खुद बताया रिजवान साहब ने कि जब हम बात इस्लाम की करते हैं तो इस्लाम भी लगातार ये कहता है कि इंसानियत को ऊपर रखो, और उसमें चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो उसकी मदद करो। और एनजीओज़ क्या सीख सकती हैं आरएफ फाउंडेशन से और प्रिंस आगा खान फाउंडेशन से, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया का कोई मुल्क या हिंदुस्तान का कोई शहर, जहां भी हो अहम वाकया हम बनाते हैं उसको खबर। हालात के हर पहलू का जायजा, हर खबर पर पैनी नजर। सियासत, सकाफत, ज़राअत, तिजारत, सच की कसौटी पर सबको परखती है हमारी सहाफ़त। हालात का भरपूर तज्जिया, साफ नजर, बेबाक नजरिया। वक्त के साथ दौड़ती खबरों की रफ्तार, हर सुबह पूरे सच का एतबार। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के सबसे बड़े नेटवर्क सहारा उर्दू मीडिया का 7 रियासतों के 9 शहरों से 12 एडिशन वाला एक मुकम्मल कौमी अखबार, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत कि उनकी तारीफ में कुछ भी कहा जाए बिल्कुल सूरज को आईना दिखाने जैसी बात होगी। अभी हमारे कलीग ऐसा फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन बिल्कुल सही फरमा रहे थे। तो एनजीओज़ की हम बात कर रहे थे रिजवान, जैसे आगा खान फाउंडेशन हुई या आपकी आरएफ फाउंडेशन हुई, उससे हम देखिए एक मछली की वजह से पूरे तालाब को तो ख़राब नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो सिर्फ गरीबों के नाम पर पैसा ले लेती हैं और उनकी कोई मदद नहीं करती। तो आपकी ये जो दोनों एनजीओज़ जिसका हमने जिक्र किया, एक तो आपकी पेरेंट एनजीओ जहां से आपने सीखा है, जिससे आप जुड़े हैं, और एक आपकी अपनी एनजीओ जो आपको बिलोंग करती है, उनसे कितना सीख सकते हैं वो लोग जो अपने मजहब को, जो खिदमत का मजहब है, सही ढंग से नहीं निभा रहे? देखो, जैसे मैंने बताया कि एनजीओ भी एक देखे जावे ना तो डिवाइन स्ट्रक्चर है। क्यों कि और एनजीओ को हम कह सकते हैं कि एक बैंक की तरह है कि आज आपने पैसे डिपॉजिट किया और आपने बोला कि वो पैसे ट्रांसफ़र करो रिजवान आड़तिया के अकाउंट में, तो बैंक जो है अपना मिनिमम चार्ज लेके वो पैसे पास कर देगी। सेम थिंग एनजीओ से, एनजीओस में जो कॉरपोरेट है वो सपोर्ट करती है, बट वो पैसे वो एनजीओस के नहीं होते, वो जो नीडी या ज़रूरतमंद लोगों के लिए दे रहे उन लोगों के लिए उनके होते हैं। तो एनजीओ है ना वो बैंक की तरह है, उनका काम है कि यहाँ से आया अपना जो एडमिन कॉस्ट होती है उनको मिनिमम रख के मैक्सिमम जिनके लिए आया है ना उनको देना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन स्ट्रक्चर है। ये पैसे या ये रिसोर्सेज के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो, या अपने पर्सनल इंटरेस्ट। और जो लोग कर रहे हैं जैसे आपने बताया, उन लोगों को देखना चाहिए कि आज हमारी लाइफ के अंदर क्या उथल पाथल हो रही हो, क्यों हो रही है। ऐसा नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ को ये समझना चाहिए कि डिवाइन पैसे है और ये पैसे आपको दे रहे हैं, वो कॉरपोरेट या जो भी दे रहे हैं वो आपको नहीं दे रहे, वो उन लोगों को दे रहे हैं जिनको उनकी नीड है। और जो लोग दे रहे हैं उसने वो ब्लेस्ड लोग हैं, जो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नीडी है, जो जरूरियातमंद है, जो तकलीफ में है, उनको सपोर्ट करे। बट बीच में अल्लाह ताला ने, भगवान ने, जो खुदा ने आपको रखा है कि आप भी एक जरिया बनो लोगों की सेवा का,
ताकि आपको वहां से मिले, आपकी मिनिमम एडमिन कॉस्ट से मैक्सिमम इम्पैक्ट करो जहां नीड है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा फाउंडेशन की हम बात करें, हमने 2015 में शुरू किया है अफ्रीका में और इंडिया के अंदर। 4 साल से, ये 5वां साल चल रहा है। एक एक पैसे का हम लोग हिसाब रखते हो, एक एक पैसे का 2-2 रुपया बेनिफिट मिले ने, ऐसे हम और हमारी टीम काम कर रही है। मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर। ईमानदारी एक्चुअली रियल लाइफ है, बाकी लाइफ ही नहीं है। जहाँ ईमानदारी नहीं है वहाँ लाइफ ही नहीं है। और आज 4 साल के अंदर तकरीबन 700,000 7 लाख लोगों के मुंह के ऊपर हमने स्माइल दी है, उनके खुशी दी है। और हमारी अब मिनिमम कॉस्ट भी आप देख सकते हो, हमारा ऑडिटेड रिपोर्ट है, मिनिमम है। इसके लिए हम कॉर्पोरेट्स को भी रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ो और आप खुद ही एक्सपीरियंस करो। हम ऐसे नहीं बोलते हैं हमें पैसा दो और आप सो जाओ, नहीं, आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ आप एक्सपीरियंस भी करो लोगों की जो खुशी और लोगों के स्माइल का। तो आज एनजीओ वालों को समझना है कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग। तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, जीना इसी का नाम है। आई हैव रेड समवेयर, बल्कि बड़ी फेमस सेइंग है जो अमूमन बॉडी के लिए कही जाती है कि ट्रीट योर बॉडी एज अ टेम्पल बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर यू हैव टू लिव फॉर एवर, मतलब जब तक आप हैं। लेकिन आपकी बात से सुनते सुनते मुझे ये समझ में आया कि वी शुड ट्रीट आवर होल लाइफ लाइक अ टेम्पल, है ना। चाहे फिर वो बॉडी हो, चाहे हमारे जो ऑफिस में काम हो या सोसाइटी में हो या मुल्क के लिए हो, तो ये कितना कुछ इसके ज़रिए सीखा जा सकता है। दूसरी चीज़, जैसा रिजवान हमारे नाजरीन भी जानते होंगे और कुछ लोग हो सकता है आज पहली बार जुड़े हों, आप बताते हैं कि आप सुबह उठकर कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। और एक आयरनी है इस वक्त की कि एक ऐसा मज़हब जिसके फॉलोवर्स दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं, अक्सर उसका मिस इंटरप्रिटेशन कुछ आयतों को लेकर कर दिया जाता है और गलत बात है, गलत पॉलिटिक्स है। लेकिन क्या लोगों के समझने में कमज़ोरी हो जाती है या समझाने में हम पीछे रह जाते हैं, क्या वजह लगती है? देखो, पहले मैं मेरी बात करता हूँ। मैं लास्ट 35 साल से, तकरीबन 35 साल से रोज़ 3 बजे उठता हूँ और तैयार होके सुबह की जो क्रिया करके सबसे पहले मैं कुरान पढ़ता हूँ 3:30 बजे तकरीबन। क्योंकि कुरान, होली कुरान हमारी या गीता या बाइबल जो भी हो, बट हम कुरान की बात करते हैं, वो जो पढ़ने का जो रियल टाइम है ना, वो ब्रह्म या सुबह का टाइम है, जहाँ हमें, क्योंकि कुरान जो है ना वो अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे रसूल के ऊपर कुरान उतारी थी और उसमें से हमें समझना है। तो समझने के लिए या वो जो टाइम है ना, वो सुबह का टाइम है जो 3:30 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 बजे के बाद तो ट्रैफिक शुरू हो जाती है। उसके बाद अल्लाह कुछ बोलते हैं, हम सुनते कुछ है और आगे समझाते कुछ दूसरा ही। तो होली कुरान एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो लाइफ है जिनको समझने के लिए जो बेस्ट टाइम है ना, जो मैंने अपने जीवन में तकरीबन 35 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, रेगुलर पढ़ रहा हूँ, चाहे, और मैं उनके ऊपर ज़्यादा बेस में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये एंडलेस डिस्कशन होती है। कुरान का जो आयत है वो हर इंसान अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, या हमारे जो गुरुजी जो रिलीजन हमारे लीडर्स होते हैं वो अपने अपने हिसाब से सिखाता है। बट मैंने जो पाया है कुरान के अंदर से, वो बेस्ट टाइम जो सुबह का है, जहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, अल्लाह ताला हमें आराम से समझा सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। तो कौन सी एक ऐसी बात जो पहली बात आपको कुरान की छू गई हो और जिसने आपकी पूरी शख्सियत को इस मकाम पर पहुंचाने में मदद की? मकाम से मेरी मुराद यही है कि जितना खिदमत का जज्बा है, जितने डाउन टू अर्थ इंसान आप हैं, वो आपने कुरान से क्या ऐसा लिया था सबसे पहली बार? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखो, जब मैं छोटा था, मैंने शुरू किया था कुरान, मुझे याद है व्हेन आई वाज 6 या 7 ईयर्स, 6-7 साल का था, तब से मैंने कुरान शुरू किया। और जब 13-14 साल का मैं पहुंचा ना, तब तक कुरान से अंदर मुझे 2 चीज़ जो मिली, मेरे जीवन का पार्ट बन गए, मेरे जीवन का हिस्सा बन गए। पहली चीज़, सुबह पहला 3 बजे उठना, सूरज निकलने से 3 घंटे पहले, जो उनको पहला पहर भी बोलते हैं हम हिंदी के अंदर, वो बहुत ब्लेसिंग और स्पिरिचुअल टाइम है उठने का, और हमारे लिए बेस्ट टाइम है इबादत करने का। तो मैंने 3 बजे 13-14 साल की उम्र में मैंने 3 बजे शुरू किया उठने का। उसके बाद जैसे तैयार होकर कुरान पढ़ के 4 से 5 1 घंटा में इबादत करता हूँ। तो पहली प्रेरणा जो कुरान में से मुझे मिली थी, वो इबादत की मिली थी, जो मैंने मेरा जीवन का हिस्सा बना लिया। आज 35 साल से मैं 1 घंटा सरेंडर कर दिया और 1 घंटा में इबादत करता हूँ। आज उसको 35 साल हो गए। और दूसरी प्रेरणा जो मुझे मिली थी कुरान के अंदर, वो हर इंसान को मिली है, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है जो भी रीज़न की वजह से, वो है मानव सेवा की।
वो भी मैंने जब 15 साल का हुआ, मैं 10th फेल हुआ गुजराती में, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मोटिवेशन नहीं था, हम लोग गरीब थे। तो मैंने छोटी सी जॉब कर ली पोरबंदर के अंदर, गुजरात के अंदर, जो महात्मा गांधी जी का गांव के अंदर। वहाँ मेरी सैलरी थी 170 रुपीज़ पर मंथ, रोज का 12 घंटा ईमानदारी से मेहनत करता था जी। लेकिन मंथ के एंड में जो वो पैसे आते थे, उसमें से जो हमारी ज़कात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निकाल के बाकी के मैक्सिमम पैसे में लोगों की सेवा में खर्च करता था। क्योंकि मैंने कुरान में से पाया था सेवा का जो कॉन्सेप्ट जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिया है। क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहा था कुरान, इसके लिए ये आप रिसीव कर पाए ये चीज़ छोटी सी उम्र में, और मेरा जीवन का हिस्सा बन गई। और आज उनको तकरीबन 35 साल हो गया, 36 साल हो गया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह ताला गवाह है, एक दिन भी नहीं गया होगा जहां मैंने लोगों की सेवा नहीं की है लास्ट 35 साल के अंदर। सीरियसली यू आर क्वाइट एन अमेजिंग इंस्पिरेशन। आप गुजरात से आते हैं और आपके लिए बायस फ़ख्र है कि खुद महात्मा गांधी की जो बर्थ प्लेस है वो आपके घर के सामने थी। हमने इस पर हमेशा बात की है। गांधी जी की पूरी शख्सियत का असर आपकी शख्सियत पर दिखता है, क्योंकि उनसे अगर हम 1% भी सीख लें तो समझ लीजिए बहुत सीख सकते हैं। अभी जो हमारे वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो भी मेहनत कर रहे हैं, मुल्क को एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कुछ कमज़ोरियां हमारी हैं, कुछ भड़काने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है मोदी जी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान को उस मकाम पे ले जाना जो दरअसल हमारा हक है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा चैलेंजेस लाइफ के अंदर आती है ना, उतना ज़्यादा आप ग्रो हो सकते हो, उतना ज़्यादा डेवलप हो सकते हो। और आज हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे, स्पेशली आज दुनिया के जो हालात है जहाँ ईगो, घमंड, लालच इतनी बढ़ गई है कि वहाँ जो आप सही तरह आप रिलेशन मेंटेन नहीं करो ने, तो वो लोग का ईगो, घमंड जो अपने देश का जो डेवलपमेंट देख के वो कुछ न कुछ ऐसे काम करेंगे जहां हमारा देश वापस क्यों पीछे चले जाए, कैसे पीछे चले जाए। तो सबसे पहले हमारे जो वजीर आलम जो काम कर रहे हो वो सबके साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ताकि उन लोगों की नेगेटिविटी या उन लोगों की झलसी या उन लोगों की घमंड या ईगो हमारे देश का डेवलपमेंट को रोक नहीं सके। तो पहला तो जो वो काम कर रहे हैं 4-5 साल से, वो बेस्ट काम है। और दूसरा जो है, आप जैसे बोला कि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए इजी नहीं है, बट आज जो वो एक विजन के साथ या एक डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, जहां हम सबको होप आई। आज हम 2015 से फाउंडेशन खोल के हर महीना एनडीओ क्यों आती है कि हमें एक कॉन्फिडेंस मिला है, हमें एक जज्बा मिला है कि नहीं, अभी हम काम करेंगे ना, वो दिखेगा और लोगों को इम्पैक्ट करेगा। और आज हम चेंजेस दे रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से सारे इफेक्ट आ रहे हैं, वो अपने हाथ में नहीं है, बट हम एज ए बिजनेसमैन या एज ए पर्सन, नॉर्मल सिटीजन, हम हमारा जो ड्रीम हाई रखेंगे, ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे, खुद के ऊपर भरोसा रखेंगे ना, तो ये क्राइसिस हमारे लिए नहीं है। तो हर इंसान जो ऐसी सोच रखेंगे ना, रादर देन ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, ब्लेमिंग द प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है हर इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए, खुद को ऊपर ब्लेम करके खुद का थोड़ा चेंजेस करो। इंसान जब अपने आप को चेंज करता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। जी, जैसा अभी हम लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे उनकी जो शहादत के और उसके मौके पर, तो उन्होंने ये कहा था कि लोग अपने हकूक़ की बात तो ज़रूर करते हैं, अधिकारों की बात तो ज़रूर करते हैं, जो उनके कर्तव्य हैं यानी कि जो फ़राइज़ हैं वो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम अपने फ़र्ज़ कैसे याद रखें रिजवान? बट वही है ना कि हमें जो लाइफ में खुश होना है, सुकून या अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो हमारी जो फ़राज़ा है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको हमें समझना है, थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए। देखो, अल्लाह ताला ने मैं कहता हूँ फरिश्तों को अक्ल की ब्लेसिंग दी है, जो हमेशा वो जिक्र करते, अल्लाह के हुक्म से अपना फ़र्ज़ निभाते। और जानवरों को हम बोलते ख्वाहिश दी है, इंसानों को दोनों चीज दी है, अकल भी दी है और ख्वाहिश भी दी है। अभी इंसान जो अपनी ख्वाहिश को दबा लेवे तो फरिश्ता भी बन सकता है, और अपनी अकल को दबा लेवे तो उल्टा भी जा सकता है। तो हमें हमारी अक्ल, आज हर चीज इंटेलेक्ट के ऊपर, आज दुनिया क्यों, टेक्नोलॉजी क्यों इतनी आगे बढ़ गई, बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट। और कोई रास्ता नहीं, और कोई मिरेकल्स नहीं हो रहा है। आज दुनिया के अंदर हम देखें टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट डेवलप हो रही है। पहले 35 साल पहले एजुकेशन का कोई मोटिवेशन नहीं था। हमारा जैसे अनपढ़ लोग अफ्रीका जाके कुछ ABCD नहीं आती तो भी सक्सेस हो गए, क्योंकि वो टाइम पे नीड नहीं थी। लेकिन आज बगैर एजुकेशन इम्पॉसिबल है जी। और एजुकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ की जब हम बात किया स्टार्टिंग में, वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इंटेलेक्ट को सही तरह प्रूडेंटली
यूज़ करने की ज़रूरत है। हर इंसान को सुकून, थोड़ा स्लो डाउन होके अपने आप पे भरोसा रखे। वो बोलते हैं जीवन में सफल होना है तो 2 शक्ति की ज़रूरत है, सहन शक्ति एंड समझ शक्ति। सहन शक्ति से पैशन, हर चीज़ के अंदर पेशेंस रखो, और दूसरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, समझ शक्ति। उनको आप डेवलप करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो आपकी फैमिली की लाइफ अच्छी होगी, आपके आने वाले बच्चों, ग्रैंड चिल्ड्रन, जनरेशन की लाइफ भी अच्छी हो सकती है। जैसे हमारे हम इस वो समझ को लेके चल रहे हैं आगे, इसके लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि कुरान में भी कई मर्तबा आया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ना, तो ये एक बड़ी वजह है। और रिजवान, और एक सेकंड, आज सब्र क्यों नहीं है? आज हमारे मुसलमानों भाई बहनों में भी सब्र नहीं है, उग्र हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, लड़ाइयाँ करने से क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। इबादत आज हम भूलते जा रहे हैं, जो नबी साहब ने हमें दी है, जो नबी साहब की इबादत की वजह से हमें इस्लाम मिला था, वही हमें इबादत को आगे करके हमारा इस्लाम को आगे ले जाना है। इनकी जगह पे हमारा इस्लाम हमें लगता है कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं वो इस्लाम भी महफूज नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमारे एक्शन एंड हमारे रिएक्शन। तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ के अंदर सब्र होनी चाहिए, हर चीज़ के अंदर हमें माफ़ करने की हमारे पास भावना होनी चाहिए, तब जाके हम, हमारा इस्लाम, हमारा नबी रसूल या हमारा अल्लाह सबकी और सब महफूज रहेंगे और सब डेवलप होंगे। जी, और जो मुसलमान का सही मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान पूरा हो, हम तब वो बन पाएंगे। और इबादत को इबादत के अंदाज में करें, जैसे आपने बताया, तभी इबादत का हक अदा होगा। हमारा मुल्क बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है, बहुत 60% से ज़्यादा हमारे यंगस्टर्स हैं, तो ऐसे में उनको आप लास्ट मैसेज अलाइनमेंट के लिए, बॉडी माइंड और सोल की अलाइनमेंट के लिए क्या देना चाहेंगे? और चैरिटी, खिदमत, ईमानदारी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो शायद अब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक उतनी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग भी हैं, कैसे समझाया जाए? ओके, सबसे पहले तो यूथ की जो एज है ना, वो ब्लेसिंग है। मैं एक बार एक बुजुर्ग आदमी से मैंने एक सवाल किया था, ऐसा ही मजाक में, मैं तो बुजुर्ग वडील, अपना फादर, आपको भगवान कोई वरदान देवे तो आप क्या वरदान मांगो, ताकि कल जा, मैं भी अभी 50 का हो गया, कल जाके मुझे भी ऐसी कोई सोच आवे, ऐसा वरदान मिले। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, वो बोला मेरी जवानी मुझे वापस दे दो। तो देखो, आज टाइम एक बार निकल गया और निकल गया, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। तो आज यूथ के पास है ना वो ब्लेसिंग एज है, जहाँ से उनकी लाइफ शुरू होती है, प्रोफेशनल लाइफ वो टाइम पे शुरू होती है, आगे जाके फैमिली लाइफ बनती है, आगे जाके एक लीडर्स बनता है, एक मैच्योर इंसान बनता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके ऊपर। तो ये यूथ की एज को बहुत संभाल के उसको डेवलप करना है, पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव उनको आपको डेवलप करना है, तब जाके आपकी लाइफ आगे अच्छी हो सकती है। दूसरी, आपने जो बात की चैरिटी की, देखो मैंने गीता भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, बहुत सारी रिलीजियस बुक्स पढ़ा हूँ। भले मैं पढ़ के मेरे पास जो नॉलेज है वो एक बोलता है ना कि एक समुंदर का एक बूंद जितना है, पूरा समुंदर सीखना बाकी है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते मुझे सब कुछ आता है, नेवर, देन यू लाइंग। मुझे एक बूंद जितना ही नॉलेज है, लेकिन मैंने वो रिलीजियस बुक्स के अंदर से जो पाया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक रोटी होती है, रोटी को क्या बोलते हैं, चपाटी बोलते हो ना, उसका 8 टुकड़ा होता है, हम एक एक टुकड़े करके खाते हैं जी। लेकिन उसमें से 8 टुकड़े में से 7 टुकड़ा हम खा सकते हैं। हमारे भगवान अल्लाह ने बताया है कि एक टुकड़ा है वो मेरा है, वो मुझे वापिस करो, हमारे आपके जो गरीब, आपके नेबर्स या जो भी गरीब है उनको खिलाओ, 7 आप खा जाओ जी, 8वां है वो आपका नहीं है। जैसे टाइम के अंदर भी आप सोचो ना, 24 आवर्स से उसका 8 पैर है, एक पैर 3 घंटे का होता है। तो अल्लाह ताला ने या भगवान या जो भी रिलीजियस जो मैंने पढ़ा है जी, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मैं मेरे लिए राइट हूँ, मैं अपने लिए बट शेयर कर सकता हूँ, शायद आपके भी समझ में आवे। तो 3 घंटा जो है ना वो आपका नहीं है, एक पैर वो आपका नहीं है। तो रोटी का एक टुकड़ा भी आपका नहीं है, टाइम में भी देखे जावे तो एक नहीं है। उसका मतलब हुआ कि 100 में से 12.5% वो आपका नहीं है। वो आप जो 100 रुपया कमाते हो तो 12.5 रुपया वो आपका नहीं है, वो गरीब का है, जिनको आपको 10%, 15% आपको देना ही, 12.5% जी। तो अगर हर इंसान ये समझेगा तो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा अपने आप बेहतर हो जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई पैसे उधार लिए 12.5 रुपया, अभी मैं मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे, रिवेंज लोगे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, कुछ भी कर।
तो और आप भी नहीं छोड़ते हो, कोई भी नहीं छोड़ता, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। मैंने जैसे किसी को उधार दिया तो मैं, अभी आप सोचो अल्लाह ताला ने आपको 100 रुपया दिया, वो बोलते कि 12.5 रुपया मेरा है, तो आप नहीं चुकाओगे तो वो थोड़ी आपको छोड़ देगा। एक तो वो बोलता है मैं देता हूँ 87 एंड आप, ऊपर से 12.5 वापिस मांगता हूँ कि इतना तो मुझे वापिस दो, जिनकी नीड है उनको आप जाके दो, ताकि मैं खुश हूँ कि आप कर रहे हो इंसानियत का काम। वो भी आप खा जाओगे तो आगे जाके तो वो तो भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रिजवाना दातिया, आपसे इतना कुछ जानने और सीखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर जिंदगी हमसे ये सवाल कर रही है कि हम कितने खसारे में, हम कितने नुकसान में हैं, बस जानवरों से भी बदतर जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, और जानवर भी किसी दूसरे को फजूल में नुकसान नहीं पहुंचाते, हम ऐसी गलती करते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी और बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब भी मुलाकात होती है रिजवाना दातिया से, तो जो एक इंसान का सफ़र होता है बेहतर इंसान बनने के लिए, उसमें उनके कंट्रीब्यूशन से हम इनकार नहीं कर सकते। मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन भी उनसे सीखेंगे, जानेंगे और मुल्क को और दुनिया को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।